आंचलिकता। मित्रों, दिल्ली के कुछ बच्चों ने किसी कहानी पर टिप्पणी करने पर मुझसे पूछा कि आंचलिकता को थोड़ा स्पष्ट कीजिए, तो उस पर एक छोटा सा वीडियो आप भी देखें। आज़ादी मिलने पर देशवासियों को यह दृढ़ विश्वास था कि अब अपने लोगों का शासन है, इसलिए हम लोगों की आशा आकांक्षा की सहज पूर्ति होगी। वह यह मान बैठे कि पिछड़े क्षेत्रों का भरपूर विकास होगा। ऐसे में देश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों के रचनाकारों ने अपने अपने क्षेत्र के जीवन संदर्भों को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए अपनी उन क्षेत्रीय अपेक्षाओं, आवश्यकताओं या कहें तो न्यूनताओं को भी प्रस्तुत किया, जिनकी पूर्ति से उस क्षेत्र का व्यापक विकास हो सकता था। फलतः इन रचनाओं में संबंधित क्षेत्र जीवंत होकर प्रस्तुत हुआ है। इसीलिए ये रचनाएं इन क्षेत्रों की पहचान भी बनने लगी। सामान्य शब्दावली में ऐसे क्षेत्र अंचल कहलाते थे। फलतः इन रचनाओं को आंचलिक रचनाएं कहा गया। वस्तुतः भारत देश में अपनी जीवन शैली के विविध उपादानों के कारण अपनी स्वतंत्र एवं विशिष्ट पहचान रखने वाले क्षेत्रों को अंचल कहते हैं। ये शहरी भी हो सकते हैं और देहाती भी, परंतु ये देहाती ही होते हैं। और ध्यान रखें कि प्रायः बिहार से और राजस्थान के भरतपुर संभाग से अधिक लिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इन कृतियों में जिन अंचलों से कथावस्तु का चयन किया गया है वे अधिकांशतः ग्रामीण एवं अविकसित अंचल हैं। प्रेमचंद या यशपाल ने भी प्रायः इन्हीं अंचलों से अपने उपन्यासों की कथावस्तु का चयन किया है, परंतु उन्होंने जहाँ इन क्षेत्रों या यहाँ के निवासियों के प्रति सहानुभूति जुटाने का प्रयास किया है, वहीं आंचलिक रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में इन क्षेत्रों के विकास की अपेक्षाओं को साधिकार प्रस्तुत किया है। उक्त रचनाओं की मूल विशिष्टता यह है कि इनमें प्रस्तुत क्षेत्र विशेष की जीवन शैली, परंपरा, रीति नीति, खान पान एवं गीत तथा पहनावा आदि स्थानीय विशेषताओं के माध्यम से साकार हो उठा है। यहाँ के लोगों के जीवन की रसमयता की अपनी अलग ही विशेषताएं हैं। यद्यपि इसमें न्यूनताएं भी हैं जिन्हें खोलकर प्रस्तुत किया गया है, परंतु ये गांव भी अब शहरों की साधन संपन्नता के कारण धीरे धीरे उनके प्रति आकर्षित होने लगे थे, किंतु नगरीय सभ्यता के विकसित होते कुत्सित स्वरूप से विक्षुब्ध इन रचनाकारों ने यह अभिमत भी व्यक्त किया है कि भारतीय संस्कृति मूलतः गांव में बसती है, अतः उन्हें सुरक्षित तथा संरक्षित रखना आवश्यक है। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवप्रसाद सिंह तथा रामदरस मिश्र इस दृष्टि से श्रेष्ठ आंचलिक रचनाकार माने जाते हैं। इन सभी रचनाकारों ने रीति नीति, परंपरा, भाषा शैली, खान पान, उत्सव तथा गीत आदि के माध्यम से अपने क्षेत्र विशेष, जिससे कथावस्तु का चयन किया गया है, कि जीवन दर्शन को जीवंत बनाकर प्रस्तुत किया है। यद्यपि इन्होंने स्वाभाविकता एवं विश्वसनीयता की स्थापना के लिए अनेक देश शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द अपने स्थानीय अर्थ में भले ही स्पष्ट न हो, किंतु इनका आशय पाठक आसानी से समझ सकता है। वस्तुतः इन कृतियों के सृजन के मूल में स्वतंत्रता से जुड़ी हुई अनेक कल्पनाएं समाहित थीं, जो शीघ्र ही विनष्ट हो गईं। यही कारण है कि 1954 ईस्वी के आसपास आंचलिक रचनाओं के सृजन की परंपरा थोड़ी शिथिल पड़ जाती है। कुछ उल्लेखनीय कृतियां निम्नवत हैं। उपन्यासकार के रूप में पहले देख लें, फणीश्वर नाथ रेणु की 2 कृतियां, मैला आंचल तथा परिकथा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा नागार्जुन की बलचनवा तथा दूसरा बाबा बटेश्वर नाथ। रांगे राघव जी की रचना है कब तक पुकारूं तथा दूसरी रचना काका। शिवप्रसाद सिंह की गली आगे मुड़ती है और अलग अलग बैतरणी। रामदरस मिश्र जी की 2 रचनाएं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। कुछ प्रसिद्ध कहानी जो हैं वो इस प्रकार हैं कहानीकारों के साथ। फणीश्वर नाथ रेणु की लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, रसद प्रिया। बाबा नागार्जुन की हंसा जाए अकेला, महुए का पेड़। शिवप्रसाद सिंह की रचना आर पार की माला, करनासा की हार, दादी माँ। शेखर जोशी की रचना है हलवाहा मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार। भैरव प्रसाद गुप्त, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी और भी बहुत से नाम हैं का नाम भी इस परंपरा में उल्लेखनीय है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।